नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं नौकर जो हमारा पाठ है उसका दूसरा भाग। पहले भाग में हमने इस पाठ को पूरी तरह से उसको पढ़ा था, चर्चा की थी, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने विस्तार से बात की थी और हमने कहा था कि अगले पाठ में अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे इस पाठ के प्रश्न और उत्तर के बारे में। तो आज हम इसी संदर्भ में प्रश्नों और उत्तर के साथ में हाजिर हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है, आपने देखा होगा कि हमने पाठ शुरू करने से पहले कुछ मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की थी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे उन मुख्य बिंदुओं को समझ गए होंगे। देखिए बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि आपके अधिक से अधिक अंक आएँ और आप पाठ को समझ सकें और हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप स्वयं को तैयार कर सकें, इसके लिए आपको मुख्य बिंदुओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए एक बार फिर से मैं मुख्य बिंदुओं पर थोड़ी सी यानी संक्षेप में चर्चा करूंगा। उसके बाद हम सीधे अपने विषय पर आ जाएंगे, यानी कि प्रश्न उत्तर चर्चा की बात हम करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम मुख्य बिंदुओं पर बात। देखिए, इसके कुल मुख्य बिंदु 6 हैं। विस्तार से समझने के लिए आप इस वीडियो का पहला भाग देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और पहले वाले वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पहले वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस चैनल को आप अगर लगता है कि आपके काम का है, आपके अंक को बढ़ाने में सहयोग कर सकता है, हिंदी भाषा को समझने में आपको मदद कर सकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, 6 बिंदु हमारे सामने हैं। पहला बिंदु है आत्मनिर्भरता। ये पाठ हमें आत्मनिर्भरता यानी अपना काम स्वयं करने की प्रेरणा देता है, यानी कि आपको अधिक से अधिक अपना काम खुद ही करना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपको भविष्य में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, हर कार्य आपको स्वयं करना आ जाएगा। दूसरा बिंदु है सबके प्रति समानता का भाव। आपके घर में चाहे कोई मेड काम करती हो, चाहे नौकर काम करता हो या कोई भी आपके लिए कोई कार्य करता हो, आप उसको अपने से छोटा ना समझें। आप उस सभी के साथ में इक्वालिटी से पेश आएँ, समानता से पेश आएँ। यही इस पाठ का एक और उद्देश्य है। तीसरा है अहंकार का अभाव। यदि कोई शिक्षित हो जाता है तो कई बार वो अहंकार करता है। हो सकता है अपनी भाषा पर अहंकार करे, अपने विषय ज्ञान पर अहंकार करे, हो सकता है कई लोग अपने रंग रूप धन दौलत पर अहंकार करते हैं। तो आपको इन सब बातों से दूर रहना है, अपने अहंकार को दूर रखना है, क्योंकि जितना व्यक्ति शिक्षित होता है, शिक्षा की सबसे बड़ी पहचान है कि आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। चौथा बिंदु हमारे सामने आता है दूसरों के प्रति सहयोग की भावना। जितना हो सके आप दूसरों की मदद करें। यदि आप मदद करेंगे तो दूसरों से भी आपको मदद अवश्य मिलेगी। पांचवा बिंदु है सादा जीवन उच्च विचार की अभिव्यक्ति, यानी इस पाठ में ये भी संदेश दिया गया है कि हमें अपनी सोच को ऊंचा रखना चाहिए और अपने रहन सहन को साधारण रखना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा लग्जरीज के बीच में रहने की आदत नहीं होनी चाहिए कि मुझे बहुत महंगे कपड़े पहनने हैं, बहुत महंगे जूते पहनने हैं और अपने आप को बहुत महंगी महंगी वस्तुओं से घेर के रखना है। ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। आवश्यक है कि आप अपने ज्ञान को बहुत उच्च स्तर का बनाएं और उस ज्ञान को समाज के साथ में, दुनिया के साथ में शेयर करें, साझा करें और उसे बांटें। छठा बिंदु है विद्या से विनम्रता की ओर, यानी ये आपका तीसरा बिंदु जो है उसी से छठा बिंदु जुड़ जाता है। यानी जो व्यक्ति जितना अधिक ज्ञानवान, विद्यावान, पढ़ा लिखा हो, उसके व्यवहार से उसकी विनम्रता यानी सरलता, सीधापन झलकना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है विद्या ददाति विनया, यानी कि जो विद्या है उससे विनम्रता आती है, आपका स्वभाव सरल सहज बनता है और आप लोगों के प्रिय बन जाते हैं। अब ठीक है, तो हमने संक्षेप में इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। बच्चों, आपके जो मूल्यपरक प्रश्न होते हैं उन सभी के जो उत्तर हैं इन्हीं 6 बिंदुओं में समाये रहते हैं किसी न किसी रूप में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए।
पहला प्रश्न है, अभी जो 6 बिंदु आपने देखे हैं ना, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। आपको बहुत से उत्तर उन्हीं बिंदुओं में मिल जाएंगे, फिर भी मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो उत्तर है अपने शब्दों में लिखें। जैसा मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वर्ड टू वर्ड वही लिखें, मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसे बहुत बेहतर लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? आपको जैसा बताया है उसमें आपने पाठ में पढ़ा था कि उन्होंने गेहूं साफ करवाने का काम करवाया। क्यों कराया? क्योंकि उनको अपनी अंग्रेज़ी भाषा पर घमंड था। उन्हें लगा कोई पढ़ने लिखने का काम देंगे, लेकिन गांधी जी का तो ये मानना था कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, इसलिए उन्होंने शायद उनके अहंकार को पहचान लिया था और उनको थोड़ा सा सलाह देने के लिए ही इन्होंने ऐसा काम करवाया। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते। पाठ से ऐसे 3 प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। अब चाहे पानी भरने की बात हो, चाहे आटा पीसने की बात हो, ठीक है, सब्जियां काटने की बात हो, लोगों को खाना खिलाने की बात हो, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। बहुत सारे बिंदु इसमें मिलेंगे, 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट से हमें एक और मैसेज मिलता है कि हमें पढ़ाई लिखाई का अर्थ ये नहीं कि आप कोई काम नहीं करेंगे, आपको हर कार्य को करना आना चाहिए। कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। अहंकार का अभाव हमारे व्यक्तित्व में होना चाहिए, ये इससे एक बिंदु जुड़ जाता है। लंदन में भोज पर यानी खाने पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? समय से पहले पहुंच गए और जो खाना बना रहे थे उन सबकी वो मदद करने लगे थे रसोई घर में जा कर के। ये आप इसमें संदर्भ लिखेंगे। इस तीसरे बिंदु में भी आपको वही पॉइंट समझ में आता है जिसमें कहा गया है कि जो शिक्षित व्यक्ति है वो विनम्र होता है, उसके अंदर अहंकार नहीं होता है। ये भी यहीं पर बिंदु जुड़ता है। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़ाया? ये भी इसमें वही आ जाएगा कि 15 दिन तक लगभग उन्होंने अपने पास उसको सुलाया, पानी भी साथ में रख लेते थे। धीरे धीरे बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया। वे याद रखिए वो खुद भी थके होते थे लेकिन फिर भी लोगों की मदद करना नहीं भूलते थे। ये एक और इसमें बिंदु जुड़ गया कि सबके प्रति सहयोग की भावना, सबकी मदद करने की भावना। 5वां, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे स्पार्ट पढ़कर लिखो। यानी कि काम करने यानी कोई भी व्यक्ति काम स्वयं अपना काम आपको स्वयं करना है। ये यानी आत्मनिर्भरता वाला जो बिंदु है इसमें आप विस्तार से इसका उत्तर लिखेंगे। बहुत से यानी कि गांधी जी क्या कहते थे? प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। यहाँ तक कि आप दूसरों की मदद कर दो, लेकिन ये कोशिश करो कि आपको किसी की मदद की आवश्यकता ना पड़े। अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करो। किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा आपको नहीं समझना चाहिए। यानी यही आपको इसमें लिखना है। आगे देखते हैं, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ हैं? देखिए, एक तो शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, पैदल चलने से बॉडी बहुत स्ट्रांग बनती है। और गांधी जी पैदल क्यों चलते थे? देखिए, क्योंकि उनको पैदल चलने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होती थी और आसानी, क्योंकि इससे उनका शरीर भी मजबूत रहता था और उनको किसी पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता था कि कोई गाड़ी आएगी मुझे ले करके जाएगी। यानी कि वो किसी की मदद लेना नहीं चाहते थे, इसलिए वो पैदल चलना पसंद करते थे, अपने हिसाब से चलते रहते थे। यानी एक तो किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आत्मनिर्भर हो जाते थे, दूसरा उनका शरीर भी स्वस्थ रहता था। अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और ये भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम तालिका की सहायता ले सकते हो। यानी कि ये नीचे हेल्प करने के लिए आपको दी गई है कि घर का सामान कौन लाता है। मैं लाता हूँ, माँ लाती है, पिताजी लाते हैं, भाई लाते हैं, बहन लाते हैं, चाचा दादी या कोई और लाता है। इसी प्रकार से घर की सफाई करना, बिस्तर रखना, खाना बनाना, कपड़े धोना। तो ये आपको इसमें टिक 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 करना कि कौन ये काम करता है। इससे क्या होगा, आपको अगर ये करेंगे ना बच्चों, तो आपको जो मूल्यपरक प्रश्नों में उदाहरण देने के लिए आपको बहुत सा मैटर यहीं से मिल जाएगा। और मुख्य बिंदुओं में ऑलरेडी हम सब बातें डिस्कस कर चुके हैं। यही होती है मुख्य बिंदुओं का चमत्कार। अब यहाँ भी वही मैंने लिखा है। अब ये देखो कि कौन सबसे ज़्यादा काम करता है और कौन सबसे कम। कामों का बराबर बंटवारा हो सके इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सोचकर कक्षा में बताइए। आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। यानी कि आपने पहले तो इस तरह से एक तरह के सिंपल सा सर्वे किया, ऑब्ज़र्व किया कि कौन कितना काम करता है। फिर आपने परसेंटेज भी निकाल सकते हो कि ये 10% करते हैं, ये 20% करते हैं, ये 80% करते हैं। फिर आप देखते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत कम काम कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है घर में जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो क्या किया जाए कि सबको इक्वल काम मिले, तो यही पूछा गया है। तो आप इसके लिए क्या
करोगे कि सबको बराबर बराबर काम दिया जाए? ये भी आप अपने उत्तर नोटबुक में लिख सकते हो। इस तरह के उत्तर करने से क्या होता है बच्चों कि आपको अधिकतम अंक लाने के लिए एग्ज़ाम के समय सोचना नहीं पड़ता, आपके पास सारे उत्तर पहले से ही तैयार रहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, यानी लोगों की मदद कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम और कोई करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। ये भी मैंने पहले बता दिया कि उन्हें आत्मनिर्भर रहना पसंद था। वो चाहते थे कि वो चाहे दूसरों का काम कर दे लेकिन वो कोई और उनकी मदद ना करे, यानी कि हम दूसरों का सहयोग करें लेकिन हम आत्मनिर्भर रहें। ये यहाँ पर बिंदु जुड़ जाएगा। उसके बाद अगला है, नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इस समय कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा होगा, यानी क्यों कहते होंगे? तर्क के साथ समझाओ। इसमें आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि उनका कहना था कि हम किसी को छोटा बड़ा ना समझे, जैसा हमने मुख्य बिंदुओं में भी बताया, सबके साथ समानता का व्यवहार करें। कोई यदि हमारा काम करता है तो हमारी मदद ही तो कर रहा है, वो हमारे जीवन को सरल बना रहा है, तो हम उसको उसका एहसान मानना चाहिए कि हाँ भाई आपने हमारे जीवन को सरल बनाया। हमें उस पर ये नहीं कहना चाहिए भैया कि हमने आपको पैसा दे दिया और आपने कर दिया, कोई एहसान नहीं कर दिया, यानी कि उसे हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं मानना चाहिए। यानी कि हम वेतन भोगी मतलब कि हमने पैसा दे दिया और आपने काम कर दिया, काम खत्म, इस तरह से हमें नहीं समझना चाहिए। फिर ये लिखा है, यदि आप उन्हें अपने भाई के समान मानेंगे तो कुछ कठिनाई हो सकता है कि आपने उसको सही समझा, वो चोरी करे कुछ भी करे, लेकिन गांधी जी का कहना था कि आप धीरे धीरे उस पर विश्वास करेंगे और सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी गलत होगा वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने व्यवहार को बदल लेगा कि ये तो हमारे साथ इतना अच्छा कर रहे हैं और हम इनके घर में चोरी कर रहे हैं या कुछ और भी घटनाएं घट सकती हैं, तो धीरे धीरे व्यक्ति के व्यवहार में सुधार आ जाता है। क्योंकि गांधी जी ने कहा भी है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, यानी कि जो पाप करने वाला व्यक्ति है उससे घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, वो जो पाप कर रहा है उसे घृणा करो, यानी कि धीरे धीरे आप उसको मौका दो बार बार सुधरने का। गांधी जी ने ये भी कहा था कि कोई गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई पीटता जा रहा है आपको, इसका अर्थ ये है कि आपको ये पता है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक अच्छा मनुष्य निवास करता है, किन्हीं कारणों से उसका जो व्यक्तित्व है बुरे लोगों की संगति में ख़राब हो गया है, तो आप उसको मौका दे रहे हैं सुधरने का। धीरे धीरे उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर उसके व्यक्तित्व में सुधार हो जाता है। यही यहाँ पर कहा गया है। एक तरह से आपके धैर्य की परीक्षा, आपके पेशेंस का एग्जामिनेशन है, ये इसका अर्थ है। अगला देखिए, गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज हैं। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत, आगंतुक मतलब मेहमानों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा, गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी कल्पना से लिखो। यानी कि आपको क्या करना है, गांधी जी ने 100 से ज़्यादा किताबें लिख दी हैं। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद, यानी किताबें भी लिखते थे, बहुत से काम भी करते थे, इसके बाद भी उन्हें लिखने का समय कैसे मिल जाता होगा, उनका रूटीन क्या होता होगा, किस तरह से इन सब बातों को मैनेज करते होंगे, ये आपको अपना अनुमान से, कल्पना से लिखना है। कि यानी कि आपको मुख्य बिंदु इसमें यह है कि आपको ये बताना है कि उनका टाइम मैनेजमेंट शायद बहुत अच्छा था, सही तरीके से अपना टाइम को मैनेज करते थे, समय बर्बाद नहीं करते थे। अब किस तरह से मैनेज करते थे ये आपको कल्पना करनी है और साथ ही कोशिश ये भी करनी है कि उसी तरह से आप अपने जीवन को भी बनाएं। अगला प्रश्न है, पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था, कुछ वाक्यों में लिखो। जैसा मैंने आपको बता दिया है कि छात्रावास में कई बार जो काम करने के लिए वहाँ पर सर्वेंट भी होते हैं, लेकिन आश्रम की जब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि मैं स्वयं गया हूँ, मैं वहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक कार्य वहाँ के प्रत्येक जो भी आश्रम में रहने वाले लोग हैं उनको स्वयं करना होता है। चाहे उनको टॉयलेट साफ़ करने का, वॉशरूम साफ़ करने का कार्य हो, झाड़ू लगाने का कार्य हो, और यहाँ तक कि जो नालियाँ साफ़ करने का कार्य भी स्वयं करना होता है, यानी बाहर से कोई सर्वेंट उसमें नहीं होता है, यानी हर कार्य आपको स्वयं करना है। यही आपकी भिन्नता है। यदि आपको देखना है तो आप कभी भी अगर आपका अहमदाबाद जाना हो तो वहाँ साबरमती आश्रम में जाइए, और भी बहुत से आश्रम हैं जब वहाँ पर आप जाएंगे। गुजरात विद्यापीठ में भी आश्रम बने हुए हैं, वहाँ भी अगर आप जाएंगे तो देखेंगे आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण सामने ही देखने को मिलेंगे।
जब तक आप स्वयं नहीं जाते हैं तो अब तक आपको ऐसा लगता है कि ये सब कल्पना है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, सब कुछ संभव है, सब कुछ होता है। हमने नहीं देखा है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि ऐसा होता नहीं। सब कुछ, आजकल गुरुकुल भी हैं, दिल्ली में भी गुरुकुल है, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा गुरुकुल तो पुराने ज़माने में होते होंगे, आज भी हैं। अगर आपको देखना है तो दिल्ली के ग्रीन पार्क के पास में गौतम नगर नाम का एक इलाका है, वहाँ पर आप अंदर जाके ढूंढेंगे तो आपको एक गुरुकुल मिलेगा। वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ का जीवन कैसा है। जब आप आंखों से बातों को समझते देखते हैं तो आपको बहुत सारी बातें रियल लाइफ से जोड़ने में आसानी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी शंकाएं जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।